Hello, welcome and very good morning, friends. Myself Ankit Gupta. This is the super fast knowledge education tricks channel. तो चलिए आज हम एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट 1 का शुभ आरंभ करते हैं। आज अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं तो आप समझिए एयरफोर्स में सिलेक्शन पक्का। आज ये हमारे फिजिक्स के जिसमें 25 क्वेश्चन है, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चोक कुंडली का होता है। चोक कुंडली क्या होता है? अ चोक कॉइल हैज, तो चोक कॉइल हैज हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, यानी उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध, ये होता है हमारा चोक कुंडली का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कहता है कि हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम क्या परिभाषित करता है? आप इन सभी का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पाए। उस हिसाब से मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट का लेवल बढ़ाते चला जाऊंगा। तो चलिए बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए कि हमारा कितना सही हुआ, कितना स्कोर किए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक्स लॉ डिफाइंस, हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है? तो देखिए, हुक लॉ जो होता है हमारे प्रत्यास्था गुणांक को बताता है। हुक लॉ किसको बताता है? हुक्स का नियम प्रत्यास्था गुणांक को बताता है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर हुक का नियम तो हमारा सत्य होता है। पूछेगा कि किसके लिए हुक का नियम सही होता है, राइट होता है, तो हुक का नियम जो होता है हमारा प्रत्यास्था के लिए राइट होता है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही वैलिड होगा, इसके बाहर ये अनवैलिड हो जाएगा। और जो हुक का नियम होता है वो प्रत्यास्था गुणांक के संबंध, प्रत्यास्था गुणांक हुक का नियम में क्या करता है? प्रत्यास्था जो होता है वो विकृति के समानुपाती। पूछेगा हुक के नियम प्रत्यास्था किसके समानुपाती होते हैं? वो तो विकृति के समानुपाती होते हैं। और किसके लिए, किसके अंदर हुक का नियम सत्य होता है? तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर ये सत्य होता है। और तो जब ये हुक का नियम विकृति के जो हमारे समानुपाती होता है, विकृति के यानी स्ट्रेन के समानुपाती होता है, तो इसके जब ये प्रोपोर्शनल तत्व नियतांक आता है जिसे बोलते हैं हम यंग गुणांक, यंग मॉडुलस या फिर इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, यंग गुणांक। तो हुक का नियम इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक भी बोलते हैं, यंग गुणांक भी, दोनों भी बोल सकते हैं, दोनों बोलते हैं। तो हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? तो प्रत्यास्था गुणांक या यंग गुणांक को, प्रत्यास्था गुणांक या यंग गुणांक को परिभाषित करता है हुक का नियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, कल के हमारे जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके आंसर देने वाले नीलेश कुमार तिवारी जी हैं, जिन्होंने क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया था बिल्कुल जो सही है। आप सभी भी ऐसा ट्राई करें कि क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें। और आज भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे लाया हूँ, इसका आंसर आप जरूर देने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि प्रतिवर्ती परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान ई नॉट है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो देखिए, चूंकि वर्ग माध्य मूल मान यानी भी जो आर एम एस जो होता है यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, चाहे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होता है हमारा आई नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पे क्या दिया है? और ये करंट के फॉर्म में होता है। और जो हमारा वोल्टेज होता है, जो विभव के टर्म में हमारा होता है भी नॉट बटा रूट 2, वोल्टेज के टर्म में भी नॉट बटा रूट 2 होता है हमारा। तो अब यहाँ पे हमारा ई नॉट दिया हुआ है भी नॉट के जगह पे, तो यहाँ पे ई नॉट कर देंगे। ये शिखर मान है, पिक वैल्यू है, ये भी पिक वैल्यू है, तो यहाँ पे ई नॉट अपन रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेंज का नियम निम्न सूत्र से दिया जाता है जहाँ ई प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और हमारा जो है एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स हमारा एन, चुंबकीय फ्लक्स पाई है, और एन जो हमारा फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो बताना है कि लेंज का नियम के सूत्र दिया जाता है, इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है?
तो चूंकि हमारे फैराडे का इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इतना हमारा फैराडे का लॉ होता है। ठीक है, और फैराडे के लॉ को ही डिफाइन करने के लिए लेंज का नियम का उपयोग किया जाता है। यानी लेंज का नियम क्या कहता है, जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होती है उसी कारण का विरोध करता है। ठीक है, तो हमारे ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि फैराडे का नियम है तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये भी सही हो जाता है। या लेंज का सूत्र नियम निम्न सूत्र से दिया जाता है, चूंकि फैराडे के नियम को व्यक्त करने के लेंज का नियम उपयोग किया जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। कि एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है। गैस बाहरी कार्य करती है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जो हमारे आंतरिक इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो आंतरिक इंटरनल एनर्जी होती है हमें टेम्परेचर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हमारा बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप को नियत रखा गया है। ताप को नियत रखा गया यहाँ पे हमारा बोल दिया है। तो जब टेम्परेचर नियत रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी नियत रहेगी, यानी स्थिर रहेगी, यानी रिमेन कांस्टेंट। जो है पहले वो भी बाद में वो भी वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आज का, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर क्या है। तो देखिए, चूंकि समतल दर्पण की जो हमारी फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, हमारा समतल वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। और हम R इक्वल टू रिलेशन क्या जानते हैं, 2f। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको। तो R इक्वल टू 2f होता है, तो जो ये इनफिनाइट है तो हमारा फोकस दूरी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। इनफाइनाइट यानी अनंत। और पूछता है इसका पावर कितना होगा, तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f होता है। और हमारा फोकल दूरी जो क्या है वो तो इनफाइनाइट हो गई है, ये इनफाइनाइट हो गई, तो पावर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा पूछता है, आप याद रखिए, देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या अथवा पावर। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दे तो अनंत तो सही है, लेकिन अगर पावर दे देगा तो 0 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों 7, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इसके पहले 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी कुचालक का परावर्तांक नहीं हो सकता है। तो किसी कुचालक, देखिए जो धातु का परावर्तांक होता है हमारा वो इनफाइनाइट होता है। किसके लिए, मेटल के लिए। मेटल के लिए जो परावर्तांक के का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। और यदि कोई भी जो डिजिट दिया हुआ है, ये सब किसके लिए होता है, ये सब होता है कुचालक पदार्थ के लिए। कुचालक पदार्थ के लिए हमारा डिजिट वाले जो अंक होते हैं वही परावर्तांक के वैल्यू होते हैं। ठीक है, और धातु के लिए हमारा परावर्तांक कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में साफ साफ आप देख सकते हैं, कहा है कि किसी कुचालक का परावर्तांक नहीं हो सकता है। तो कुचालक परावर्तांक क्या नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट तो मेटल के लिए होता है, धातु के लिए होता है। और ये भी देखिएगा, किसी पदार्थ का परावर्तांक 1 से अधिक या 1 के बराबर हो सकता है, होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, तो एलसी परिपथ को हमारा दोलनी परिपथ कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, दोलनी परिपथ कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी कण का विस्थापन का समीकरण इतना है जहां x मीटर में एवं t सेकेंड में है, तो तरंग का वेग क्या होता है। चूंकि जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन t, यानी दूरी बटा समय, वेग यानी चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो जो हमारा x कोफिशिएंट है वो हमारा x के वैल्यू देंगे, जो t के कोफिशिएंट है हमारा t के वैल्यू देंगे। तो x का कोफिशिएंट 15 है, चूंकि -15 दिया है तो हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि जो वेग हमारा होता है वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 50 और t का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, t का वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो 50/100 यानी 1/2 यानी बोले तो 0.5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी
तो राइट आंसर। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में क्योंकि ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है किस पर निर्भर करता है? तो देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि ताप देखेंगे तो डायरेक्ट ही ताप का आंसर कर देंगे, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। आप पूरे ऑप्शन को पढ़िए, क्या क्या दिया है, ताप दिया है, घनत्व दिया है, इलेक्ट्रिफिकेशन दिया है यानी विद्युतीकरण दिया है, उपयुक्त सभी दिया है। तो ज्यादातर आप उपयुक्त सभी पर आंसर कीजिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में उपयुक्त सभी ही आंसर सही होता है और यहाँ भी उपयुक्त सभी सही है क्योंकि टेम्परेचर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ताप बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। तो चलिए ताप पर तो निर्भर करता है भाई, एक तरीका से ताप पर तो निर्भर कर रहा है हमारा। और देखिए दूसरा क्या है, घनत्व। तो देखिए ये घनत्व पर भी निर्भर करता है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं एक फॉर्मूला आता है हमारा, जब PV इक्वल टू एन आरती, एन को 1 लेते हैं तो PV इक्वल टू आरती, जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं PV इक्वल टू आरती कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, तो हम भी का जो देखिए डेंसिटी डी को हम घनत्व लेते हैं डेंसिटी, तो दरम्यान एक घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो हम भी के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, m बटा डी। तब P इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू m बटा डी, भी के जगह पर लिख सकते हैं, और RT। तो जो देखिए RT लिखते हैं यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, RT लिख दिया। अब देखिए हम यदि इसको देखिए, अब टेम्परेचर जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या है 1/d के, जो d क्या है हमारा घनत्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा टेम्परेचर है वो किसके समानुपाती है, घनत्व का। टेम्परेचर जो हमारा वो घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, तो घनत्व घटेगा। आप जानते हैं कि टेम्परेचर तो और टेम्परेचर जो किसके समानुपाती होता है, पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है, सरफेस टेंशन के, और सरफेस टेंशन और जो टेम्परेचर होता है 1/d के भी समानुपाती होता है। तो इस तरह का रिलेशन कुछ निकल के आता है कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमारा घनत्व पर भी डिपेंड करता है। चलिए अभी सबको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए अब दिया है विद्युतीकरण। तो केमिस्ट्री में एक टर्म आता है, जब केमिस्ट्री में आप सरफेस टेंशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो हमारा द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वो विद्युतीकरण पर भी निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त सब यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे 2 सही हो गए तो आप पता है, और तीसरा दिया है सी, और चौथा दिया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी मार सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है हमारा, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल इनका मीडियम में रखा गया है कि 1 माइक्रोफैराड की धारिता के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। और समांतर क्रम का सूत्र क्या जानते हैं, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 है तो C3 तक। अब देखिए प्रत्येक की धारिता यहाँ पे क्या दिया है, 1 माइक्रोफैराड का 3 संधारित्र, एक एक सबके जो संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो Cp टोटल कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। अब क्या कहते हैं, इनके साथ एक चौथा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो चौथा संधारित्र है जो हम उसके साथ के श्रेणी क्रम का जोड़ते हैं। जब ये हमारा आ गया 3 माइक्रोफैराड, और इसके साथ एक चौथा संधारित्र जो है हमारा क्या कर देता है, श्रेणी क्रम में एक और जोड़ दिया जाता है जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है, श्रेणी क्रम इसके साथ जोड़ दिया जाता है। और ये हो गया हमारे ए, मान लीजिए ये बी पॉइंट। तो पूछ रहा है कि तो निकाय की कुल धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या जानते हैं धारिता में, CS इक्वल टू 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो हमारा आंसर कुल निकल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 3/4। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1/3 रखिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 1/3, यहाँ पे 1 रखिएगा, और कुल मल्टीप्लाई सब कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा, इस फॉर्मूला पे बेस्ट कीजिएगा, और CS ऊपर जब चला जाएगा तो हमारा 3/4 माइक्रोफैराड आ जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि
एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कार्यरत बल का गुण है वो निर्भर नहीं करेगा। निर्भर किस पर नहीं करेगा? तो चूंकि देखिए आपको आप जब पढ़ेगा मैग्नेटिक चुंबक वाला जब चैप्टर पढ़ेगा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला आता है टॉर्क इक्वल टू I/N/A/B, और यदि एंगल दिया हो तो साइन थीटा भी लेते हैं, साइन थीटा। तो देखिए कह रहा है कि बल गुण किस पर निर्भर नहीं करता है। धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है एक लूप को, लूप का जो बल गुण होता है तो बल गुण जो निर्भर नहीं करता है। तो देखिए धारा पर ये बल गुण निर्भर करता है, नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, लूप के एरिया पर भी निर्भर करता है। तो ये जो लूप की आकृति ये भी सही है, आकृति लूप का क्षेत्रफल ये भी सही है, एरिया दिया है, धारा के मान पर ये भी सही है, और लूप के चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन लूप के चुंबकीय क्षेत्र भी सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है सर दोस्तों। देखिए ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखिए धारा के मान पर निर्भर कर रहा है डायरेक्टली। देखिए लूप के क्षेत्रफल पर भी यहाँ पर निर्भर कर रहा है, देखिए ए पर, और चुंबकीय क्षेत्र बी पर भी निर्भर कर रहा है। और एक क्या बच गया, नंबर ऑफ टर्म यानी फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या नहीं, यहाँ पे क्या दिया है डायरेक्टली, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है लूप की आकृति। तो लूप की आकृति पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे कहीं लूप की आकृति का डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बल गुण है लूप की आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि रेडियम की अर्धआयु 1600 वर्ष है तो इसकी औसत आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, एक अर्धआयु और औसत आयु के बीच रिलेशन होता है। औसत आयु को बोलते हैं हम टॉर्क, ठीक है, इसमें टॉर्क से रिप्रेजेंट करता है औसत आयु को। 1.4428 लगभग लेते हैं, चाहे 1.44 भी आप लीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा, 1.44 इंटू टी हाफ, इतना होता है हमारा, ठीक है, 1.44 इंटू टी हाफ। तो आप 1600, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे टी हाफ कितना दिया है, अर्ध है 1600 वर्ष, 1600 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2319, लगभग 23.08 कुछ आएगा। तो 2319 दिया है तो इसके ही करीब है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है, देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होगा। तो देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट इज। तो देखिए स्टील जो हमारा होता है वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और मुलायम लोहा जो होता है यानी नर्म लोहा वो विद्युत चुंबक बनाया जाता है लोहा से, और स्टील से लिए अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। देखिए अ से अस्थायी और से स्टील, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग, स्टील का। ये ट्रिक हो गया। अस देखिए आधा सा इसमें भी है और आधा सा इसमें भी है, ये स्टील है और ये अस्थायी है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होगा, स्टील का, और जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका होगा, मुलायम लोहा या नर्म लोहा का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अभी कभी भी जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके साथ मैंने ट्रिक जो जोड़ दिया है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टील का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। तो चले बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पे। इसको मैंने आपको बोर मॉडल थ्योरी जब बताया था, बोर मॉडल थ्योरी का फॉर्मूला लिस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे मिल जाएगा, देखिएगा। मैंने बोर मॉडल थ्योरी का पूरे कंसेप्ट, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर दिया, उसमें सारे फॉर्मूले कौन से कहाँ यूज होंगे। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी इलेक्ट्रॉन का एनवी कक्षा में कोणीय संवेग है। तो एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2 पाई। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, यहाँ पे दिए गए हैं NH/2 पाई। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इज गिवन बाई, तो NH/2 पाई ये बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पूरी क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि हवा में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति, हवा में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। साउंड वेव इन एयर आर, जो हवा में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति होती है कैसी होती है। तो हवा में ध्वनि तरंग, चूंकि आप जानते हैं कि ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य होती है।
हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो हवा में रहे चाहे कहीं भी रहेंगे उसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य ही ना होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल होगी उसकी प्रकृति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि स्थिर लिफ्ट की एक सरलोलक आवर्तकाल टी है। तो चलिए इसको सरलोलक आवर्तकाल टी है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इतना जानते हैं। लिफ्ट का टर्न टी है, यदि लिफ्ट को जी बाई 3 टर्न से ऊपर की ओर गति कराने लगे तो नया आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए जब लिफ्ट को हम ऊपर गति कराते हैं तो लिफ्ट को जब ऊपर गति कराया जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी प्लस ए। जब ऊपर गति कराएंगे तो जी प्लस ए, और जब नीचे गति कराएंगे तो जी माइनस ए। तो आप जी प्लस ए की जगह पर क्या ले सकते हैं, ए की जगह पर क्या ले, लिफ्ट का जी बाई 3 टर्न से ऊपर के लिए देते हैं, तो ए की जगह पे आप जी बाई 3 यूज कर सकते हैं, ए की जगह जी बाई 3 यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक आपको पेज लेकर समझा देता हूँ। तो हमारा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी प्लस जी बाई 3, जैसे यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2 पाई अंडर रूट 3l बाई 4g, 3l बाई 4g हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको हम टी डैश कर लेते हैं, टी डैश 2 पाई रूट 3 अलग कर लेते हैं, तो रूट एल और बाई जी इधर रहेगा, और 2 इधर कर लेते हैं, तो देखिए जब ये हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमारा क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के जहाँ पे हम टी लिख सकते हैं। तो हमारा जो टी डैश जो आएगा नया, वो क्या होगा, टी डैश जो नया आएगा वो हो जाएगा हमारा √3 बाई 2 टी रूट 3 बाई 2। तो देखते हैं चलिए अपने ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होगा। इसको चलिए अब साफ कर दूं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है विल बी राइट आंसर, टी रूट 3 बाई 2। उम्मीद है आपको समझ में आया तो होगा ही, समझ में आया होगा, फुल्ली समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक धातु के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि जो भी वैल्यू दिया उसको एक जगह पहले लिख लें। तो जो हमारा करंट है वो कितना दिया है, 5 एम्पीयर, ठीक है। 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, कूलम्ब के मात्रक में प्रति मिनट प्रवाहित है, टी का मान 1 मिनट यानी 60 सेकेंड दिया हुआ है। तो चूंकि Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT, हम Q इक्वल टू IT क्यों यूज किए, क्योंकि हमें पूछा है कि कूलम्ब के मात्रक में, तो Q आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसके मात्रक में कूलम्ब होता है, इसको पता है कूलम्ब होता है। तो इसी के मात्रक में हमारा जो चाहिए प्रति मिनट प्रवाहित आवेश क्या होगा। तो Q के जगह पे IT आवेश ही पूछा है, I के रख लेते हैं पे 5 और T 6 5 30 यानी 300 कूलम्ब हमारा आवेश आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है, ये इस वीडियो का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाए गए डेटा में कौन सा पक्षदर्शी व्यसित है। तो देखिए इसके लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं, आपको उन कंसेप्ट को जाने चाहिए। कि देखिए पहली बात तो जो निम्न वैल्यू यानी मिनिमम जो वैल्यू इसमें दिया होगा डायोड में, उसको हम निगेटिव कर देंगे, और जो अधिकतम वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इतना दो बात आपको समझ जाना चाहिए। और जो हमारा डायोड होता है पीएन संडे डायोड, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का हमारा डायोड होता है, इसको बोलते हैं पी टर्म, इसको बोलते हैं एन टर्म, ठीक है। एन जो होता है हमारा वो निगेटिव होता है और पी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यदि एन से निगेटिव जुड़ा है और पी से पॉजिटिव जुड़ा है तो हमारा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यदि इन दोनों में से कोई भी उल्टा हुआ है, जैसे पी से हमारा निगेटिव जुड़ गया और एन से पॉजिटिव जुड़ गया, तो हमारा हो जाएगा बैकवर्ड यानी पक्षदर्शी डायोड।
और जो यदि पी इन से सीधे सीधे इन से निगेटिव और पी से पॉजिटिव का है तो हमारा हो जाएगा अग्रदर्शिक, और यदि उल्टा जुड़ा है तो पश्चदर्शिक। तो उम्मीद है इन तीनों कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए इनको साफ करके आपको समझा देता हूं कि कैसे कौन सा आंसर होगा हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि, तो देखिए हमारा इनमें से ए नंबर ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, -12 और 5 -5 दिया है। तो इनमें से निगेटिव में जो सबसे कम होता है वही सबसे अधिक होता है। तो ये हमारा सबसे अधिक वैल्यू है इसके अपेक्षा। तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बताया था अभी आपको, और इसको निगेटिव लेंगे क्योंकि -5 से -12 छोटा है। तो अब देखिए निगेटिव, इसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं, इसको पी टर्मिनल। तो निगेटिव से निगेटिव ही जुड़ा है और पॉजिटिव से यहाँ पे पॉजिटिव ही जुड़ा है। ये पी है और ये एन है। तो ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी अग्रदर्शिक हो गया। और एक भी जान दिए जब भी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चले बढ़ते हैं बी की ओर। बी की ओर देखिए, आपको कलर चेंज कर लेते हैं। बी की ओर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि क्या, कि जो यदि डायोड जो होता है भूध्रित होगा, यानी पृथ्वी से कनेक्ट होगा, कुछ इस प्रकार का साइन होगा, तो उसको हम जीरो ले लेते हैं। तो जीरो हमारा जीरो ले लेते हैं और ये जीरो लेते हैं। तो देखिए जीरो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्योंकि -10 से तो जीरो बड़ा ही ना है, ये निगेटिव है। ठीक है, तो देखिए जो पॉजिटिव है यहाँ पे पी टर्मिनल होता है, यहाँ पे एन टर्मिनल होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एन होता है। तो पॉजिटिव से जुड़ा है और निगेटिव से ही जुड़ा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, देखिए यहाँ पे भूध्रित है तो इसको वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। और ये भी देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है यहाँ पे हमारा एन होता है और यहाँ पे हमारा पी होता है। तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव से जुड़ा है, लेकिन जो है पॉजिटिव है ये निगेटिव से जुड़ गया है। तो ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। पूछा है कौन सा पश्चदर्शिक है, तो देखिए निगेटिव से हमारा पॉजिटिव जुड़ गया, तो यही ना पश्चदर्शिक हुआ। अभी बताए थे आपको कि उल्टा यदि जुड़ जाता है तो वही पश्चदर्शिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डी को भी एक बार देख लेते हैं, इन सबको देखें तो एक बार डी को भी देख लेते हैं। तो देखिए डी जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव साइन है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों तरफ हमारा पॉजिटिव ही है। और देखें ये पॉजिटिव तो हमारा पॉजिटिव पी से जुड़ा है और ये पॉजिटिव हमारा निगेटिव से जुड़ा है। तो इसमें भी कंसेप्ट वही है, इसमें भी कंसेप्ट क्या है, वही है कि जो बड़ा दिखे उसको पॉजिटिव लेंगे, जो छोटा दिखे उसको निगेटिव लेंगे। तो 10 10 जो हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस जो 5 है वो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए निगेटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 काफी बहुत इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है दोस्तों की। एंगस्ट्रॉम तथा नैनोमीटर के बीच निम्न से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। तो देखिए आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर इतना होता है। इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, और इधर कितना हो जाएगा 10 के पावर में से 1 है, तो इसमें 10 के पावर में 10 में से 1 चल गया, तो इसके पावर -9, और 10 के पावर -9 को हम नैनोमीटर बोलते हैं। तो जो हमारा 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो रहा है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों की एलईडी फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एलईडी का फुल फॉर्म जानते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलो वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो देखिए आप ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों U इक्वल टू क्यू भी, यह भी फॉर्मूला होता है। अभी के जब आप 1/4 क्यू रख दीजिएगा बाई R स्क्वायर,
तो वो भी फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा Q2 Q2 2 बटा R। भी के जब भी में R के प्रोपोर्शनल भी के जब आप फॉर्मूला रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R। और यहाँ पे एक और Q है तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो ऊर्जा का हमारा पहले हुआ करता था, वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी जानिए, U इक्वल टू Q भी होता है। और जो हमारा Q दिया है इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। और विभव 1 किलो वोल्ट है, तो 1 किलो में 10 के पावर 3 होता है। तो देखिए 1.6 19 में से 3 चला गया तो 10 के पावर -16 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 के पावर -16 हमारा 16 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1.6 इंटू 10 टू पावर -16 जूल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, परम शून्य ताप 0 केल्विन है। तो सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान का निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए यदि परम शून्य ताप 0 केल्विन है तो उसका सेल्सियस में हमारा होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है सेल्सियस पैमाने में। तो ऑप्शन हमारा सही राइट आंसर। देखे दोस्तों इस वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगा है, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कहता है कि निम्नलिखित धातुओं में से किस एक को नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा के अंतर हेतु सोडियम से मिश्रित किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में एक धातु सोडियम और दूसरा रहता है हमारा पोटेशियम, इन दोनों को यूज किया जाता है Na के सोडियम पोटेशियम इनका यूज किया जाता है Na+K का नाभिकीय रिएक्टर में, हमारे नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा के अंतरण हेतु उपयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हमारा एक ग्रह का द्रव्यमान m1 तथा उसकी त्रिज्या r1 है, इसकी सतह पर घूमते तुरंत g1 है। वहाँ एक दूसरा ग्रह भी है जिसका द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या दोनों के दुगने हैं और दूसरे ग्रह की सतह पर घूमते तुरंत निम्नलिखित कौन सा होगा दूसरे ग्रह की सतह पर। चलिए एक पेज लेकर आपको समझा देते हैं। कहता है कि हमारा ग्रह है जिसकी त्रिज्या r1 है और उसका मास है m1 है और जो गुरुत्व दोनों g1 है। तो इसके लिए आप g1 का एक फॉर्मूला जाते हैं gm²/r²। तो इतना दिया है, g1 के लिखेंगे तो हम इतना लिखेंगे और दूसरा ग्रह है उसकी जो त्रिज्या है वो इस ग्रह की दुगनी है, ठीक है। और जो हमारा मास है द्रव्यमान वो भी इस ग्रह के क्या है दुगना है, 2m2 है। उसकी मास जो है दूसरे ग्रह की वो इस ग्रह के दुगना है और त्रिज्या भी दुगनी है। तो आप G2 निकालिएगा तो क्या होगा gm इसका नहीं होता gm/r² होता है, सॉरी दोस्तों। तो m के जगह पे क्या रखिएगा 2m1 दूसरे ग्रह के लिए फॉर्मूला लिखिएगा ना इतना, देखिए कैसे इतना लिखिए। जब g1 के लिए आप इतना लिखिए तो G2 के लिए आप क्या लिखेंगे G2 इक्वल टू gm2/r2 का स्क्वायर, इतना तो लिखिएगा ही। तो चलिए इसमें इसी वैल्यू में आपको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। G2 इक्वल टू gm2 का वैल्यू कितना रखिएगा 2m1, यहाँ पे m1 है दोस्तों सॉरी 2m1, और हम यहाँ पे r2 का वैल्यू कितना रखिएगा 2r1, तो क्या हो जाएगा 4r1। तो gm1 इंटू r1 स्क्वायर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं gm1/r² क्या ले सकते हैं g1। तो आप यहाँ पे g1 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 g1, इतना हो जाएगा। दूसरे ग्रह पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा वो 1/2 g1 के बराबर होगा। तो देखिए हम चलिए देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए हमारा g1/2 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया। चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे आज का हमारा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे का कि एक किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है।
मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ किसका पहले आंसर आएगा। जिसका पहले आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में उसके अगले वीडियो में मैं नाम जरूर लूंगा। चलिए देखिए, एक सिरे की तंगधारी कोटि क्या होती है? द वेवलेंथ ऑफ एक सिरे इज द ऑर्डर ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप इस सभी जो भी कितने आंसर आए इन सबको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस साथ साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फिजिक्स का। अब मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, पहले फिजिक्स का पूरे कर लो 5-6, उसके बाद मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।